नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड एडवांस्ड जीके एमसीक्यू सीरीज। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में आपको उत्तराखंड जीके के नवीनतम पैटर्न पर आधारित जो सवाल हैं वो देखने को मिलते हैं। उस तरह के सवालों को हम इसमें कवर करने का प्रयास करते हैं, जिसमें आपको थोड़े से एडवांस्ड क्वेश्चन, थोड़े से नई तरह के क्वेश्चन और जो आसान क्वेश्चन हैं उनको भी नए फॉर्मेट के अनुसार कथन वाले में, मिलान वाले में हम उनको यहाँ पे कवर करते हैं। कई सारी किताबों के मिक्स क्वेश्चन आपको इस सीरीज में मिलते हैं, जिससे आपका जो उत्तराखंड जीके है वो और ज्यादा मजबूत हो सके। अभी तक हमने इस सीरीज में 5 क्लासेस को कवर कर लिया है। आज हम इस सीरीज की 6ठी क्लास यहां पे कवर करेंगे। अगर आपने उत्तराखंड एडवांस जीके सीरीज की पिछली 5 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, उत्तराखंड के संबंध में जनगणना 2011 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। यानी जनगणना 2011 से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, इनमें कौन सा सही है वो आपने बताना है। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, राज्य के 9 जिलों का लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। पहला वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है आप सभी जानते हैं, कई बार पेपर में आया है, 963 है, ठीक है। और भारत का कितना था 2011 में? भारत का था 943, यानी जो राष्ट्रीय औसत है वो 943 है और उत्तराखंड का है 963। दो संख्या यहां से पूछी जाती है, कितने ऐसे जिले हैं जिनमें लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, यानी 943 से ज्यादा है। अगर वो सवाल होता तब आंसर होता 9 जनपद। 9 जनपद हमारे ऐसे हैं जहां का लिंग अनुपात 943 से ज्यादा है। सवाल यह है कि 1000 से ज्यादा वाले जनपद कितने हैं? तो 1000 से ज्यादा जनपद वालों की संख्या है हमारी 7। तो पहला वाला कथन आपका गलत है। क्यों गलत है, हमने उसको यहां पर देखा। दूसरा, राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात और सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जनपद अल्मोड़ा है। सेकंड वाला कथन आपका सही है। देखिए, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो अल्मोड़ा का है। अल्मोड़ा का लिंगानुपात 1139 है और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जनपद है वो हमारा हरिद्वार है, जहां पर केवल 880 का लिंगानुपात है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात की बात करें, उत्तराखंड के अंदर जो शिशु लिंगानुपात रहा 2011 के अनुसार वो रहा 890 और इसमें सबसे ज्यादा शिशु लिंग अनुपात अल्मोड़ा में रहा 922 और सबसे कम पिथौरागढ़ में रहा, ठीक है। तो सेकंड वाला कथन आपका सही है। तीसरा, सबसे कम लिंग अनुपात और सबसे कम शिशु लिंग अनुपात वाला जनपद हरिद्वार है, तो यह गलत हो जाएगा। सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद तो हरिद्वार है 880, लेकिन सबसे कम शिशु लिंग अनुपात वाला जनपद कौन है? वो पिथौरागढ़ है। अभी हमने देखा पिथौरागढ़ का जो शिशु लिंग अनुपात है वो 816 है, ठीक है। शिशु लिंग अनुपात में मुख्य तौर पर 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो 6 साल तक के आयु वर्ग में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद पिथौरागढ़ है और ओवरऑल में हरिद्वार है, ठीक है। आपको पूछा था कौन सा कथन यहां पर सही है, तो पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, दूसरा वाला सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि केवल 2 जो सेकंड वाला कथन है वो हमारा सही है। अगला, नगरियाई देवी भूमिया, कलुआ, जगमथिया देवी, शीतला देवी की पूजा किस जनजाति के द्वारा की जाती है? जनजातियों को लेकर आपने कई सारे सवाल देखे हैं। जनजातियों के त्योहारों को लेकर के, उनके मेलों को लेकर के, उनसे जुड़ी चीजों को लेकर के सवाल बन जाते हैं। ऐसा ही एक सवाल यहां पर यह बना है कि नगरियाई देवी, भूमिया देवता, कलुआ देवता, जगमथिया देवी, इन सब की पूजा किस जनजाति में ज्यादा प्रचलित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थारू जनजाति, ठीक है। थारू जनजाति में ये प्रमुख देवी देवता हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है, भूमिया देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो आप कहेंगे थारू जनजाति। नगरियाई देवी की पूजा थारू जनजाति। जगमतिया देवी, इनको याद करना है, इनके साथ एक और फैक्ट जुड़ा हुआ है। थारू जनजाति में किस देवी को फसल रक्षा की देवी माना गया है? तो फसल रक्षा की देवी इन्हीं को, जगमतिया देवी को माना जाता है, ठीक है।
इसी प्रकार जौनसारियों के भी जो धार्मिक देवी देवता हैं वहां से सवाल आ जाते हैं। जौनसारियों के प्रमुख देवी देवता कौन है? जौनसारियों के जो प्रमुख देव हैं वो महासु देवता हैं। ठीक है, इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्या है? इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है हनौल। ठीक है, इनका फेमस त्योहार कौन सा है? महासु देवता का जागड़ा त्योहार। अगर हम बोक्सा जनजाति की बात करते हैं तो बोक्सा जनजाति में इनके ग्राम देवता साकरिया देवता, इनकी ग्राम देवी खैड़ी देवी, ये प्रमुख आते हैं। ठीक है, बोक्साओं को लेकर एक और फैक्ट यहां पर याद रखना, बोक्सा जनजाति का जो धार्मिक स्थल होता है वो गांव से बाहर बनाया जाता है और उसे थान कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा बोक्सा जनजाति में थान क्या है? तो आप कहेंगे यह एक धार्मिक स्थल है, यानी पूजा स्थल है जो गांव के बाहर होता है। ठीक है, राजी जनजाति की बात करते हैं तो राजी जनजाति में बागनाथ देवता हैं, गणनाथ देवता हैं, मलेनाथ देवता हैं, छुरमल देवता, मल्लिकार्जुन देवता, ये सब किससे जुड़े हैं? राजी जनजाति। यहां से सवाल भी आया था कि गणनाथ देवता, मलेनाथ, छुरमल किस जनजाति से संबंधित हैं? राजी जनजाति। भोटिया जनजाति की बात करें तो भूमियाल देवता इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा घूरमा देवता हैं, ग्वाला देवता हैं, घंटाकर्ण देवता हैं, वो सब आपके भोटिया जनजाति से जुड़े हैं। क्वेश्चन के साथ अतिरिक्त तथ्यों को नोट करते हुए जरूर चलें। जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं, क्वेश्चन को वन लाइनर के रूप में लिखें, सामने आंसर लिखें और उससे जुड़े सारे तथ्यों को उसी के साथ नोट करते हुए चलें। नेक्स्ट है, राज्य की किस सामाजिक प्रथा का संबंध गांवों में आपसी सहयोग हेतु श्रमदान की प्रथा से है? गांवों में आपने देखा होगा श्रमदान की प्रथाएं वहां पर चलती हैं, यानी जब भी खेतों में या धान की खेती करी जाती है तो सारे गांव वाले कोशिश करते हैं एक दूसरे की मदद करने की, कि जैसे एक व्यक्ति के खेत में पहले सारे गांव मदद कर देगा, फिर वो दूसरे की मदद ऐसे ऐसे करते वहां पर रहते हैं। तो श्रमदान की ये जो प्रथा है इसको कहा जाता है पड़ियाल प्रथा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो गांवों में आपसी सहयोग हेतु श्रमदान की प्रथा कौन सी है? आप कहेंगे पड़ियाल प्रथा। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पेपर में आया था, आपको सवाल आया था कि ज्वाड़ प्रथा का संबंध किससे है? ये जो ज्वाड़ प्रथा है ये महिला संपत्ति के अधिकार से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रथाएं हैं उत्तराखंड में जो प्रचलित हैं, जैसे एक है सल्टवाड़ा प्रथा। इसमें ये किससे जुड़ी हुई है? जब लड़का होता है, लड़का पैदा होता है तो उसके मामा के घर उसे ले जाया जाता है और इस प्रथा को कहते हैं सल्टवाड़ा प्रथा। ओडाल प्रथा की बात करें तो लड़की को भगाकर विवाह करने की जो प्रथा है उसको कहते हैं। ठीक है, ओडाल विवाह या ओडाल प्रथा। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रथा है जो आपने याद करनी है, खलिक प्रथा। ये क्या होती है? निम्न वर्ग के जो कामगार होते हैं, जब कोई फसल पैदा होती है तो उस फसल में से कुछ अनाज उन लोगों को दिया जाता है, उसको कहते हैं खलिक प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट है 2019 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित कोटली विष्णु मंदिर किस जनपद में स्थित है? देखिए काफी फेमस मंदिर है कोटली विष्णु मंदिर। 2019 में यह मंदिर राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। ठीक है, कहां पर, किस जनपद में, किस गांव में यह मंदिर है? यह आपके दिगांस गांव में है और यह दिगांस गांव पड़ता है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9वीं शताब्दी का यह मंदिर माना जाता है, कत्तूरियों के द्वारा इसे बनाया गया। इसकी शैली दक्षिण भारतीय शैली मानी जाती है। ठीक है, तार्किक प्रश्नोत्तर गीत और नृत्य कौन सा है? तो इनमें से कौन सा नृत्य गीत है जो तार्किक प्रश्नोत्तरी से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा बैर गीत। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। सवाल आता है कुमाऊं क्षेत्र का तर्क प्रधान नृत्य गीत कौन सा है? यानी इसमें जो गीत गाए जाते हैं उन्हें वाद विवाद के तौर पर, तर्क वितर्क के तौर पर गाया जाता है, उस फॉर्मेट में गाया जाता है और गीत का नाम है बैर गीत। ठीक है, क्वेश्चन आता है तार्किक वाद विवाद से संबंधित गीत कौन सा है कुमाऊं का? तो आप कहेंगे बैर गीत है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्यानधुरा एड़ी मंदिर जहां धनुष बाण चढ़ाने का रिवाज है, कहां स्थित है? एक और इंपॉर्टेंट मंदिर जिसका नाम है ब्यानधुरा एड़ी मंदिर। इस मंदिर में यहां पर परंपरा है धनुष बाण चढ़ाने की प्रसाद के स्थान पर। ठीक है, जो ब्यानधुरा एड़ी मंदिर है आपका, यह चंपावत में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मान्यता के अनुसार धनुष बाण ही चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड की प्राचीनतम नहर का निर्माण कहां से कहां तक किया गया है?
सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन उसी सिंपल क्वेश्चन को एक थोड़े से अलग तरीके से उसकी लोकेशन पूछ ली कि कहां से कहां तक बनी है। अभी तक सवाल आते हैं कि जो उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम नहर है उसका नाम बताइए, तो आप कहते हैं ऊपरी गंगा नहर उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर है। ठीक है, इस गंगा नहर का निर्माण 1842 से 1854 के मध्य में किया गया। 1854 में इसका उद्घाटन भारत का जो गवर्नर जनरल था डलहौजी, उसने किया था। ठीक है, इस नहर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? पीबी कौटले ने किया था। पीबी कौटले को आधुनिक भगीरथ के नाम से जाना जाता है। यह उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर है और यह आपके हरिद्वार से कानपुर तक जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। सवाल आएगा ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना किसने करी, तो आप थॉमसन का नाम बताएंगे, और ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किसने किया, तो पीबी कौटले का नाम बताएंगे, और ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया, तो आप डलहौजी का नाम बताएंगे। ठीक है, इस नहर का आधुनिकीकरण करने का जो कार्य है वो कब शुरू किया गया? 1983 में शुरू किया गया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में मेलों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 में से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। एक तरफ आपको मेले दिए हैं, दूसरी तरफ वो मेले कहां लगते हैं वो दिया है। चलिए इनको यहां पर मिला लेते हैं। सबसे पहला दिया है श्रावणी मेला। देखिए, जो श्रावणी मेला है आपका, यह जागेश्वर धाम में लगता है और 1 महीने तक यह मेला चलता है। संतान प्राप्ति के लिए काफी मान्यताएं इस मेले के साथ जुड़ी हैं। श्रावणी मेला कहां लगता है? जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम यानी कि अल्मोड़ा में यह मेला लगेगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला है श्री पूर्णगिरी मेला। श्री पूर्णगिरी मेला आपके टनकपुर के पास स्थित जो अन्नपूर्णा शिखर पर पूर्णगिरी मंदिर है वहां पर लगता है। ठीक है, चैत्र मास में यह मेला लगता है। 30 से 40 दिनों तक ये पूरा मेला चलता है। कहां पर लगेगा? चंपावत में। चंपावत दिया है डी में, यानी आंसर हो जाएगा दूसरे का डी। तीसरा है थल मेला। थल मेला जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। 13 अप्रैल 1940 को इस मेले की शुरुआत हुई और यह मेला आपके पिथौरागढ़ में लगता है, यानी हो जाएगा सी। फिर बचता है बिस्सू मेला। बिस्सू मेला आपके विश्व संक्रांति के समय में लगता है। उत्तरकाशी और देहरादून के कुछ इलाकों में लगता है। जौनसार क्षेत्रों में, रवाई जौनपुर क्षेत्रों में यह मेला लगता है बिस्सू मेला। और यह मेला धनुष बाण के लिए फेमस है। कहां लगता है? मुख्य तौर पर उत्तरकाशी में लगता है, यानी बी यहां पर हो जाएगा चौथे का। ठीक है, क्वेश्चन आता है धनुष बाण युद्ध के लिए कौन सा मेला फेमस है, तो वो बिस्सू मेला है। ठीक है, इस मेले का स्थानीय नाम है ठोटा खेलना, इसको भी ध्यान रखना। तो सही विकल्प हमारा क्या बना? ADCB हमारा सही विकल्प यहां पर बना ADCB। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कत्यूरी शासक के अधिकारी और उनके कार्य विभाग के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 से सही सुमेलित कर विकल्प चुनें। कत्यूरी काल के अधिकारी और उनसे जुड़े कार्य या विभाग के नाम दिए गए हैं। चलिए इनको मिलाते हैं। कत्यूरी शासन काल में जो छूतक होते थे ये दूत कहलाते थे, यानी दूत जो होते थे उनको छूतक कहते थे। तो पहले का हो जाएगा ए। जो घटपाल होते थे कत्यूरी काल में ये आपके सीमाओं के रक्षक होते थे, यानी दूसरे का हो जाएगा बी। जो विषयपति होते थे, विषय यानी कि जनपदों को, जिलों को कहा जाता था विषयपति, तो जिलों के प्रमुख को क्या कहेंगे? विषयपति कहेंगे। जिलों को विषय कहते थे और जिलों के प्रमुख को विषयपति, यानी तीसरे का हो जाएगा डी। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का डी। शौल्क जो होता था ये मुख्य कर अधिकारी होता था, यानी चौथे का सी। ए बी डी सी हमारा सही विकल्प यहां पर बनेगा। ए बी डी और सी, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कत्यूरी काल के अधिकारियों के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में कई बार हमने बात करी है। एक छोटा सा रिवीजन यहां पर कर लेते हैं। कत्यूरी राज्य जो था वो प्रांतों में विभाजित था। उन प्रांतों का जो शासन होता था वो उपरिक के द्वारा होता था। ठीक है, उपरिक या राज्यपाल इसको कहते थे। इन प्रांतों को कई सारे जिलों में बांटा जाता था। जिलों को कहते थे विषय। कुछ हद तक हर्षवर्धन के या गुप्त काल के तरह ही इनकी पूरी शासन व्यवस्था थी। विषय के प्रमुख को यानी जिले के प्रमुख को ये विषयपति कहते थे। कत्यूरी काल के हमें 4 प्रमुख विषय यानी जनपदों के बारे में पता चला है, जिसमें एक कार्तिकेयपुर था, एक जिला या एक विषय इनका टंकणपुर था, एक था अंतराग और एक था ऐशाल विषय। ठीक है, जो सीमाओं के रक्षक होते थे उनको कहा जाता था प्रांतपाल,
और जो गिरिद्वारों के रक्षक होते थे, गिरिद्वार भी एक तरीके से आपकी सीमाओं पर स्थित हो गए, दर्रों के जो रक्षक होते थे उनको कहा जाता था घटपाल। यहां पर प्रांतपाल तो था नहीं, तो घटपाल आपका इसी के साथ जुड़ गया। ठीक है, जो भूमि को मापने वाला अधिकारी होता था उसे प्रभातार कहते थे। ठीक है, जो पशुओं से दूध आदि प्राप्त करता था उसे आभीर कहा जाता था। जो पैदल सेना होती थी इनकी उसे गौलमिक कहते थे, और जो टैक्स के अधिकारी होते थे उनको भोगपति और शौल्किक कहा जाता था। ठीक है, रतनचंद से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। तो देखिए, रतनचंद को लेकर के, रतनचंद जो भारती चंद का पुत्र था, भारती चंद जो चंद वंश का पहला स्वतंत्र शासक था, उसके बेटे को लेकर के 4 स्टेटमेंट है। चलिए देखते हैं कौन सा वाला यहां पर सही है। पहला, इसके काल में डोटी में नागमल ने विद्रोह किया जिसे रतनचंद ने पराजित किया था। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, चंद वंश पहले डोटी के अधीन था। भारती चंद ने 12 वर्ष युद्ध लड़ा और चंदों को स्वतंत्र करवाया और डोटी के राज्य को अपने अधीन किया। अब डोटी का राजा चंद राजाओं को टैक्स देता था, लेकिन भारती चंद की मृत्यु के बाद जब रतनचंद गद्दी पर बैठा, नागमल ने टैक्स देना बंद कर दिया, डोटी के अंदर विद्रोह कर दिया, कोशिश करी वापस से चंद राज्य को अपने अधीन करने की। रतनचंद ने डोटी वापस गया, नागमल को पराजित किया, इसको मारा और इसके विद्रोह को शांत वहां पर किया। तो पहला वाला आपका सही है। जुमला, बजांग और थल पर अधिकार करने वाला शासक रतनचंद ही था। सेकंड वाला भी आपका सही है। डोटी को जीतने में भारती चंद की काफी मदद करी थी रतनचंद ने। डोटी जीतने के बाद उसने कई सारे इलाकों को जीता, जिसमें जुमला, बजांग और थल यहां पर प्रमुख थे। ठीक है, मुख्य तौर पर उसने यहां पर आक्रमण किया। जो यहां के राजा थे तीनों जगहों के, उन्होंने संधि कर ली और टैक्स देना स्वीकार कर दिया। ठीक है, इसने सौर के बम राजा को भी पराजित किया। देखिए, जो सौर क्षेत्र था, पिथौरागढ़ वाला इलाका, वहां पर सिरा राज्य जो था उसके राजाओं का अधिकार था, सिरा के बम राजाओं का अधिकार था। सौर के बम राजाओं को इसने पराजित किया और सिरा के अधिकार से इसको बाहर निकाल के अपने अधिकार में ले लिया। यह भी सही है। चंदों का पहला भूमि बंदोबस्त रतनचंद ने करवाया था, यह भी आपका सही है। पहले चंद वंश काफी छोटे इलाकों में ही फैला हुआ था, लेकिन अब डोटी पे उसका अधिकार हो गया है, यानी डोटी उसको टैक्स दे रहा है। इन सारे इलाकों पर कब्जा हो गया। सौर के बम राजाओं को हराकर सौर क्षेत्र को भी जीत लिया। अब यहां पर भूमि बंदोबस्त की आवश्यकता थी और पहला भूमि बंदोबस्त रतनचंद के ही काल में हुआ, इसी के द्वारा करवाया गया। रतनचंद ने चंद काल का पहला भूमि बंदोबस्त करवाया था। इसके लिए इसने किस अधिकारी को नियुक्त किया था? तो अधिकारी का नाम याद कर लेंगे, जिंदा कैतल इसका नाम है, इसको नियुक्त किया था रतनचंद ने। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट रतनचंद से जुड़े हुए आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, चंदकालीन प्रमुख कर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चंदकाल के करों के बारे में भी हमने कई बार बातें करी हैं। यहां पर एक तरफ कर है, दूसरी तरफ उनके उद्देश्य। रतंगली कर यह किस लिए लिया जाता था? देखिए, चंद काल का जो रतंगली कर था, इसे साहू कर या साउली कर, सभी एक ही प्रकार के ये कर थे। लेखकों के लिए यह कर लिया जाता था। ठीक है, रतंगली कर, जिसमें आपका साहू कर है, साउली कर है, सब एक जैसे हैं या एक ही है। कटक कर सेना के लिए लिया जाता था, कॉमन सा है। श्यूक कर जो होता था, ये राजा के सेवकों के लिए लिया जाता था। जो राजा के सेवक सेविकाएं होती थी उस समय, उनके लिए टैक्स लिया जाता था जनता से, जिसे स्यूक कहते थे। और खैणी कपीणी कर जो होता था, ये चंद काल का एक प्रकार का कूली बेगार का टैक्स था। तो सही आंसर क्या है? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। तो 1, 2, 3, 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य के निम्न राज्यपाल को सही काल क्रम अनुमेय व्यवस्थित करें। देखिए, राज्य में जितने भी राज्यपाल हुए उनमें कुछ प्रमुख राज्यपालों के नाम यहां पर दिए हैं। उनको सही काल अनुक्रम में यहां पर व्यवस्थित करना है, यानी जो पहले राज्यपाल रहे उनको पहले रखना है, फिर उसी क्रम में आगे चलना है। इस प्रकार का सवाल भी बन सकता है, क्योंकि अभी तक तो यही आता है कि वर्तमान में कौन है, पहले कौन थे या पहली महिला कौन है। अब आपसे सभी इस प्रकार से मिलान के लिए आते हैं या क्रम में लगाने को आते हैं। उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल थे उनका नाम था सुरजीत सिंह बरनाला। तो सबसे पहला तो पहला ही नाम यहां पर आएगा। सुरजीत सिंह बरनाला नवंबर 2000 में जब राज्य बना हमारा 9 नवंबर को, तब से लेकर के जनवरी 2003 तक उत्तराखंड के राज्यपाल रहे। ठीक है, इनके बाद पहला तो सभी को याद होता है, दूसरे राज्यपाल कौन थे उत्तराखंड के? उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल थे सुदर्शन अग्रवाल,
यानी 2 यहां पर नंबर आएगा। सुदर्शन अग्रवाल 2003 से लेकर 2007 तक उत्तराखंड के राज्यपाल रहे और इनका राज्यपाल का जो क्रम है वो दूसरे नंबर पर है, पहले पर सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड के जो तीसरे राज्यपाल रहे वो BL जोशी रहे। BL जोशी सुदर्शन अग्रवाल के बाद बने थे 2007 से लेकर 2009 तक। ठीक है, तो इस शुरुआत के 3 तो हमारे ये हैं, पहले बरनाला, दूसरे अग्रवाल और तीसरे जोशी। जो चौथे राज्यपाल बने उत्तराखंड के बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला राज्यपाल बनी मार्गरेट अल्वा। ये उत्तराखंड की चौथी राज्यपाल थी और पहली महिला राज्यपाल थी। ये 2009 से लेकर के 2012 तक उत्तराखंड की राज्यपाल रही। मार्गरेट अल्वा के बाद जो उत्तराखंड के 5वें राज्यपाल बने उनका नाम था डॉक्टर अजीज कुरैशी। ये 5वें राज्यपाल थे 2012 से लेकर 2015 तक। और इनके बाद आते हैं डॉक्टर कृष्णकांत पंत जो कि 2015 से 2018 तक उत्तराखंड के 6ठे राज्यपाल रहे। तो सही क्रम हमारा क्या बना है यहां पर? सबसे पहले बरनाला रहे हैं यानी 1 आएगा, उसके बाद सुदर्शन अग्रवाल रहे यानी 3, फिर BL जोशी रहे यानी कि 2 आ जाएगा, फिर मार्गरेट अल्वा रही चौथे नंबर पर, फिर अजीज कुरैशी रहे 5वें नंबर पे और फिर कृष्णकांत पंत रहे 6ठे नंबर पे। 1 3 2 4 5 6 हमारा सही आंसर होगा। 1 3 2 6 5 4 हमारा सही आंसर है। 1 3 2 6 5 4। ठीक है, ऑप्शन सी। छठे क्रम के बाद 7वें नंबर पे बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल बनी जो ओवरऑल में 7वें क्रम पर थी और दूसरी महिला राज्यपाल थी। वर्तमान में 8वें राज्यपाल अभी मौजूद हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने करी थी? ये सवाल पेपर में पूछा गया है कि 1850 में किस स्थान पर लंदन मिशनरी सोसाइटी बनी थी। ये बनी आपके अल्मोड़ा में और इसे बनाया था एक ईसाई पादरी रेवरेंट ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। माना जाता है कि इसी की स्थापना के साथ कुमाऊं के अंदर जो ईसाई मिशनरियों का कार्य था वो यहां पे शुरू हुआ था, यानी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, नेक्स्ट है किस चंद राजा ने गढ़वाल नरेश फतेहपति शाह को पराजित कर श्रीनगर पर अधिकार कर लिया था? तो फतेहपति शाह गढ़वाल के राजा को हराया और उनकी राजधानी पर श्रीनगर पर अधिकार कर लिया था जगत चंद ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, जगत चंद का जो शासन काल है वो 1708 से लेकर 1720 तक का टाइम पीरियड है। इसके काल को कुमाऊं में चंद वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखना, सवाल आ जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि इसने फतेहपति शाह को पराजित कर लिया था, श्रीनगर पर इसने अधिकार कर लिया था, बाद में एक ब्राह्मण को दान में दे दिया, वहां से वापस फतेहपति शाह ने प्राप्त कर लिया। ठीक है, जगत चंद को लेकर कुछ और क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। सवाल आता है कुमाऊं के अंदर जुए पर टैक्स लगाने वाला पहला चंद राजा कौन था? वो भी जगत चंद था। 1000 गाय दान देने वाला चंद राजा कौन था? वो भी जगत चंद था। जुए पर या जुआरियों पर टैक्स लगाने वाला जगत चंद। ठीक है, इसकी मृत्यु होती है चेचक से। सवाल आता है चेचक से मरने वाला भी चंद राजा कौन था? जगत चंद था। ठीक है, जगत चंद का जो बेटा था, जगत चंद का जो उत्तराधिकारी था, उसका नाम था देवी चंद और इसी देवी चंद के बाद चंदों का अवनति काल शुरू होता है। एक पेपर में सवाल आपसे बना था कि चंदों का अवनति काल किसके समय में शुरू हुआ? तो जिसके काल को स्वर्णकाल कहा गया है जगत चंद, उसके बेटे देवी चंद के काल से अवनति काल शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस व्यंजन को यूएनओ के विश्व कृषि संगठन की माउंटेन पार्टनरशिप की रेसिपी में स्थान दिया गया है? तो देखिए, उत्तराखंड के किस व्यंजन को जो यूएनओ है संयुक्त राष्ट्र संगठन, इसका जो विश्व कृषि संगठन है उसके माउंटेन पार्टनरशिप रेसिपी में उसे शामिल किया गया है। इस व्यंजन का नाम है ठटवाणी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, साल 2020 में कुमाऊं के 2 प्रमुख व्यंजनों को विश्व कृषि संगठन जो है उसकी माउंटेन पार्टनरशिप की जो रेसिपी बुक है उसमें शामिल किया गया। 2 प्रमुख व्यंजन थे, एक थी आपकी ठटवाणी और एक थे आपके चौलाई के लड्डू। कुमाऊं में ज्यादा ये प्रचलित है। जो हमारे कुमाऊं के फ्रेंड्स हैं उनको पता होगा ये कैसे बनते हैं, ज्यादा जानकारियां वही लोग आपको दे पाएंगे। कैसे दिखते हैं और कैसे इनकी रेसिपी है जब इनको शामिल किया गया, वो इन तस्वीर से आप देख सकते हैं, ठटवाणी का और चौलाई के लड्डू का। ठीक है, इन दोनों व्यंजनों को आपने ध्यान रखना है। सवाल ऐसा भी बन सकता है कि ठटवाणी क्या है, तो आप कहेंगे व्यंजन है। ठीक है, कुमाऊं का प्रसिद्ध। कुमाऊं में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है?
तो देखिए कुमाऊं में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उनको ठुलखेल गीत कहते हैं। एक पेपर में सवाल आया था कि ठुलखेल गीत किस अवसर पे गाए जाते हैं, तो आप कहेंगे जन्माष्टमी के अवसर पे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो बैर गीत है ऊपर हमने देखा कुमाऊं का तर्क प्रधान गीत है। पट गीत जो है यह एक प्रकार का उपदेशात्मक गीत है, ठीक है। तर्क जो आपका ये पट गीत है। गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। कुमाऊं का चाणक्य तो हमने कई बार देखा है, हर्षदेव जोशी को कहते हैं। इसका आंसर हर्षदेव जोशी नहीं है। काली कुमाऊं का शेर या कुमाऊं का मुजलुनी वो कहा जाता है हर्षदेव औली को। गढ़वाल का चाणक्य पुरिया नैथानी को कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस वर्ष तराई और भाबर के शासन को चलाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की नियुक्ति करी गई थी? देखिए तराई भाबर का जो इलाका था इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू करता है हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे के शासनकाल तक कुमाऊं का कमिश्नर ही यहां के शासन को देखता था, लेकिन हेनरी रैमजे के बाद 1895 में यहां के शासन को चलाने के लिए एक अलग असिस्टेंट कमिश्नर की नियुक्ति करी गई। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कैतुरी राजाओं और उनसे संबंधित मंदिरों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कैतुरी राजाओं के नाम है, दूसरी तरफ उन्होंने कौन सा मंदिर या किस मंदिर के साथ उनका नाम जुड़ा है वो दिया गया है। चलिए इसको मिलाते हैं। त्रिभुवन राज की बात करें। त्रिभुवन राज के बारे में है कि इसने व्याघ्रेश्वर देवता मंदिर के लिए भूदान किया था, मंदिर के लिए भूमि दान करी थी। जो व्याघ्रेश्वर देवता मंदिर की भूमि है उसके लिए भूमि दी, तो पहले का आंसर हो जाएगा 2। निंबर देव की बात करें, सवाल आता है जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने करवाया? आप कहेंगे निंबर देव। विमान यानी कि जो मंदिरों के शिखर होते हैं उनको कहा जाता है, उसका निर्माण निंबर देव ने करवाया, यानी 1। ईष्टगण देव की बात करें तो इसके द्वारा लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन आता है जागेश्वर में लकुलिश मंदिर, नटराज मंदिर, नवदुर्गा महेशमर्दिनी मंदिर, ये सारे जागेश्वर में हैं। इनका निर्माण किसने करवाया? ईष्टगण ने। भूदेव की बात करें तो बैजनाथ मंदिर निर्माण में इसने सहयोग दिया था। तो 2, 1, 4, 3 हमारा सही आंसर होगा। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रताप हाई स्कूल की स्थापना किस राजा के समय में हुई थी? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जल्दबाजी में आपने प्रताप शाह पर टिक नहीं करना है। प्रताप शाह के काल में टिहरी के अंदर अंग्रेजी स्कूल की स्थापना होती है। सवाल आता है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी थी? प्रताप शाह ने। एक अंग्रेजी स्कूल वहां पर खोला, वह एक जूनियर स्कूल था, ठीक है। उस जूनियर स्कूल को जिसका नाम था प्रताप जूनियर स्कूल, उसे प्रताप हाई स्कूल किसने किया? ये किया था कीर्ति शाह ने। तो ऑप्शन डी यहां पे सही आंसर होगा। और जो ये प्रताप हाई स्कूल है इसे प्रताप इंटरमीडिएट किसने किया? वो हुआ था नरेंद्र शाह के काल में। तो नाम प्रताप शाह का ही रहेगा। तो पहले जूनियर था, फिर हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट। इस क्रम को आपने ध्यान रखना है। हाई स्कूल कीर्ति शाह के काल में और इंटरमीडिएट नरेंद्र शाह के काल में, ठीक है। ऐसे सवाल भी आपके पास बन सकता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहां पर देखा। कोशिश करी इन सवालों को पूरे विस्तार से यहां पर देखने की, चीजों को लिंक करके पढ़ने की। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।